ओके। हम्म, चलिए स्टार्ट करें। श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। यूनिट 3, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या इंपॉर्टेंट है इस श्रोडिंगर इक्वेशन की, इसके बारे में हम समझेंगे यहाँ आज, और इसका डेरिवेशन देखेंगे, और टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों प्रकार के जो श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कुछ प्रीवियस जो जो हमने स्टडीज की हैं उसके बारे में एक बार बात हो जाए। जैसे हमने इससे पहले जो बात की थी वो थी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। आपको याद होगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, प्रत्येक कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है ना। उसे हम कहते हैं मैटर पार्टिकल, या फिर हम कहते हैं द्रव्य कण जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मैटर वेव जो होती है। तो कण जब चलता है तो उसमें भी एक वेवलेंथ होती है जिसको डेविसन जर्मर ने एक्सप्लेन किया था। फिर आगे बढ़कर हमने देखा था कि हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था वेव पैकेट्स के बारे में। और वेव पैकेट्स में जो पार्टिकल है वो मूव करता है उसकी बाउंड्री के अंदर, तो उसमें अनसर्टेनिटी की बात हमने पढ़ी थी, है ना। बट यहाँ हमको क्या पढ़ना है, यहाँ हमको जो पढ़ना है एक्चुअली द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पार्टिकल। जो द्रव्य कण होता है उसके यांत्रिक गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या होता है और कैसे क्वांटम थ्योरी जो है उसे समझाने में सफल हो पाई थी। ठीक है, इसके लिए इन सब चीजों की व्याख्या करने के लिए एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और उस फंक्शन को देखिए, आप देख सकते हैं साई जो है वो एक फंक्शन है यहाँ पे। साई फलन ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम पढ़ेंगे जिसे हम वेव फंक्शन भी कहते हैं, और इस फंक्शन को एक्चुअल में एक्सप्लेन करने के लिए ही 1925 में श्रोडिंगर ने जो है अपना इक्वेशन दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन के जैसा ही था। चलिए देखते हैं। टू एक्सप्लेन द साई वी एस्टेब्लिश ए ऑर्डिनरी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन होता है वन डायमेंशनल का, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही एक साई के लिए एक इक्वेशन बनाया गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि किसने बनाया था 1925 में, श्रोडिंगर ने, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है उसके लिए, है ना। और ये इक्वेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम क्लासिकल फिजिक्स में जो न्यूटन्स के जो लॉ थे, आपको याद होंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स के जो गति के नियम थे वो पूरे नियम जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा क्वांटम फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर है। तो श्रोडिंगर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बहुत सारी चीज़ों को, थ्योरेटिकली बहुत सारे डेरिवेशन श्रोडिंगर ने दिए थे, प्रैक्टिकली बहुत कम काम किया था, फिर भी उन्हें नोबेल प्राइज वहां पर मिला था उसके लिए। तो चलिए हम देखेंगे श्रोडिंगर का जो इक्वेशंस हैं वो क्या है, और कौन कौन से इक्वेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की। आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है ना? जी सर। रिकॉर्डिंग वाला हिस्सा डायलॉग बॉक्स थोड़ी दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है, मुझे क्योंकि दिखाई दे रहा है इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने जो प्रोग्रेसिव वेव पहले पढ़ी थी उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन था कि भाई एक तरंग है जो v वेग से x के अक्ष की धनात्मक दिशा में एक विमी गति कर रही है, उसके लिए जो अवकल समीकरण था, उस अवकल समीकरण की अगर हम बात करें, है ना, तो वो अवकल समीकरण हमारे पास जो है वो क्या था, तो वो अवकल समीकरण था एक्चुअल में, लिखना पड़ेगा हमें d2y/dx2, करेक्ट, इक्वल टू 1/y v स्क्वायर d2y/dt2। ये इक्वेशन था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि किसके लिए था एक्चुअल में ये था किसके लिए, एक विमी जो तरंग है, प्रोग्रेसिव वेव है या प्रगामी तरंग जिसको हम कहते हैं, वो v वेग से जब x दिशा में धनात्मक अक्ष में गति करती है तो उसके लिए जो समीकरण होता है अवकल समीकरण, उस समीकरण को हमने इस रूप में दर्शाया था, और जिसका सॉल्यूशन जो था वो y इक्वल टू ए ई टू द पावर i, y इक्वल टू ए, जहाँ a एम्पलीट्यूड है, e टू द पावर माइनस ऑफ i ओमेगा t माइनस
क्या था, x अपॉन v। ये इक्वेशन जो था वो हम पढ़ते थे तरंग, प्रगामी तरंग के लिए समीकरण था 1 मिमी। अब हम ये मान लेते हैं कि एक m द्रव्यमान का कण है हमारे पास, है ना। अब हम पार्टिकल की बात करेंगे क्योंकि हमें तो मैटर वेव चाहिए, हमें तो द्रव्य तरंग की बात हमको करनी है ना। तो एक एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो उससे तरंग निकल रही है ना। वो तरंग जो है उस तरंग की हम बात करेंगे जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और x पॉजिटिव में ही चल रहा है ना। तो उसके लिए जो हम समझाने के लिए, द्रव्य कण को समझाने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते थे, अभी हमने बताया करेंगे, श्रोडिंगर ने जो किया था वो था कौन सा फंक्शन, साइन फंक्शन। तो हम यदि इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन को यदि हम साइन फलन के फॉर्म में लिखना चाहें तो साइन फलन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो जो y वाला हिस्सा है उसकी जगह आप क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा d2 साइन अपॉन dx2, जो नया इक्वेशन हमारा बनेगा वो इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, ओके, d2y की जगह क्या होगा, d2 साइन dt2। तो ये जो इक्वेशन आपका बना, ये हमने साइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, ये इक्वेशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रोग्रेसिव वेव के लिए था उसी के अकॉर्डिंग हमने ये साइन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए बना लिया। अब इसका सॉल्यूशन भी हम लिखेंगे तो साइन के फॉर्म में लिखेंगे, y के प्लेस पे, जो यहाँ y हुआ करता था उसके प्लेस पे साइन आ जाएगा। क्योंकि ये पोजिशन और टाइम के लिए इक्वेशन बना है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स टी इज इक्वल टू सेम ए ई टू द पावर क्या होगा, माइनस आई ओमेगा इनटू सेम आप देख लीजिए टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। जो पिछला था आप ऊपर जो देख रहे हैं सेम वही इक्वेशन यहाँ पर है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते इसको जाएंगे, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखेंगे कि थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूं ऊपर वाले इक्वेशन को, तो आपको पूरा ही इरेज हो गया। तो हम फिर से ले लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन था उसको हमने जो उसका सॉल्यूशन बनाया था, एक बार वो हम लिख लेते हैं, साइन एक्स टी, ये हमारा सॉल्यूशन था जो फिर से मैं लिख रहा हूँ उसे, साइन एक्स टी इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ आई ओमेगा, ठीक है। आई ओमेगा को मैं अभी हटा दूं क्या, ओमेगा की जगह मैं लिख देता हूँ 2 पाई न्यू, आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई न्यू। फिर हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये वैल्यू थी यहाँ। क्यों नहीं हो रहा है, चलिए ये वाली वैल्यू थी हमारी, थोड़ा सा वो हो जा रहा है लिखने में। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ए ई टू द पावर माइनस ऑफ आई, ओके। जो 2 पाई न्यू है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यू को यदि हम ब्रैकेट के अंदर ले लें तो 2 पाई हमारी वैल्यू यही रहेगी, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी न्यू टी, करेक्ट, माइनस एक्स एक्स न्यू अपॉन वी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप न्यू की वैल्यू को क्या कीजिए, पूरा का पूरा वैल्यू उसकी पुट कर दीजिए, क्योंकि न्यू की वैल्यू हमने पढ़ी है सी बाय लेमडा, या यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो वो हो जाएगी बी बाय लेमडा के फॉर्म में, जिसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो न्यू की वैल्यू हमारे पास, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए ई टू द पावर माइनस ऑफ आई इंटू 2 पाई, करेक्ट, इंटू क्या हो जाएगा, न्यू टी माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे एक्स ही रहेगा, एक्स बाय वी, करेक्ट है ये। अब जो न्यू की वैल्यू v बाय लेमडा थी, उस v बाय लेमडा को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v बाय लेमडा, तो यहाँ से v कैंसिल होगा, यहाँ से v कैंसिल होगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम a ई टू द पावर माइनस आई, ठीक है, 2 पाई न्यू टी माइनस एक्स बाय लेमडा। यहाँ तक हमने वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन आप देख लीजिए, मैं सपोज इसे 1 मान के अलग कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा साइन एक्स टी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेमडा जो है, लेमडा को हमने जो डी ब्रॉगली में डिफाइन किया था मोमेंटम के फॉर्म में, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा,
लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, क्या होता था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दैट मीन्स पी। तो p के प्लेस पे चूंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ हमने क्या लिखा, px। अब h को अगर हम h कट के फॉर्म में लिखना चाहें तो h की वैल्यू हमने उसमें पढ़ी थी अनसर्टेनिटी में, कि हम h की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एच कट, या h कट की जो वैल्यू है उसे हम क्या लिख सकते हैं, h कट की वैल्यू को हम लिख सकते हैं h बाई 2 पाई। तो 2 पाई एच कट बाई से हम क्या लिख सकते हैं, px। दूसरी चीज न्यू की वैल्यू के लिए हम जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, हमने पढ़ा है क्वांटम थ्योरी में। तो E इक्वल टू एच न्यू है, या थोड़ा सा इसे मैं और एक्सपेंड करूं तो H के प्लेस पे एच कट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 2 पाई एच कट हो जाएगा H के प्लेस पे, और वहां उसके बगल में है आपका न्यू। ठीक है, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू अगर मुझे यहाँ से लेनी हो, ये 2 पाई न्यू की वैल्यू मुझे यहाँ से लेनी हो, थोड़ा कलर चेंज करें तो हमको दिखेगा ये 2 पाई न्यू की वैल्यू मुझे लेनी हो, ये 2 पाई और न्यू की वैल्यू, तो 2 पाई न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई न्यू की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन एच कट, ई अपॉन क्या आ जाएगी, एच कट। ये दो वैल्यू आप देख लीजिए कि 2 पाई न्यू की वैल्यू ई बाई एच कट, और लेमडा के प्लेस पे हम 2 पाई एच कट अपॉन पी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैं रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो है उस पर, क्योंकि आगे फिर हम देखेंगे। तो ए e to the power minus of I, that means iota, so 2 पाई न्यू, देखिए ये 2 पाई न्यू है, अगर मैं इसे ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ तो 2 पाई न्यू टी होगा। तो 2 पाई न्यू की जगह मैं सीधे सीधे लिख लेता हूँ क्या, ये वाली वैल्यू, दैट मीन्स ई बाय एच कट। तो ई बाय एच कट, करेक्ट, ई बाय ये एच कट आ गया। ठीक है, उसके बगल में क्या आ जाएगा, टी माइनस, यहाँ देखिए 2 पाई अंदर आ जाएगा एक्स अपॉन लेमडा, तो 2 पाई अंदर आ गया, उसके साथ कौन है हमारे पास, x है। ठीक है, और नीचे में देखिए लेमडा है, तो लेमडा के प्लेस पे मैं रखूंगा 2 पाई एच कट अपॉन पी एक्स। तो ये हो गया 2 पाई एच कट अपॉन क्या आ जाएगा, पी एक्स, ये पी एक्स। सो यहाँ से 2 पाई और यहाँ से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और पी एक्स जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा ट्रांसफर होके। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए, क्या आ जाएगी, a, करेक्ट है, e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा, दैट मीन्स i, e t, करेक्ट, e t माइनस x, ये x है आपका, और px चूंकि ऊपर चले गया है तो ये px। और देखिए h कट जो है वो दोनों में है, डिनोमिनेटर में h कट है, सो हम इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं क्या, h कट। तो ये हमारा जो इक्वेशन बना वो एक्चुअल में साइन एक्स टी का इक्वेशन बना। ठीक है, लेकिन और कुछ इसमें सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए साइन एच कट जो है उसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सॉरी, साइन एक्स टी को, तो साइन एक्स टी को जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो दो पार्ट में अगर हम लिखें तो वो कैसी हो सकती है, एक तो होगी ए ई टू द पावर माइनस ऑफ व्हाट, आई कैपिटल ई एनर्जी इंटू टी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई टू द पावर होगा अपॉन एच कट भी होगा इसमें, है ना, अपॉन एच कट, और दूसरी वैल्यू जो होगी ई टू द पावर आई एक्स पी एक्स, एक्स पी सबस्क्रिप्ट एक्स अपॉन एच कट, ये वैल्यू होगी दूसरी वाली, करेक्ट है। सो फॉर t इज इक्वल टू 0 की यदि हम कंडीशन लें कि शून्य समय में प्रारंभिक स्थिति की हम बात अगर करें, तो ये जो इक्वेशन है हमारा, सपोज कि मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ, यही हमारा मेन इक्वेशन है। तो t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर हमें जो साइन एक्स टी हम लिख रहे थे वो हो जाएगा एक्स टी के प्लेस पे हमने ले लिया क्या, 0। ठीक है, इक्वल, इस इक्वेशन में क्या होगा, तो t वाला टर्म्स जो है वो 0 अगर होता है तो फर्स्ट वाला जो टर्म्स है हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, 1 हो जाएगा इतना। तो हमारे पास क्या रिमाइंडर होगा ये पूरा 1 हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो a e टू द पावर सेकेंड वाला, सॉरी ये वाला इतना है ना, इतना काट देते हैं,
ए ई टू द पावर आई एक्स पी एक्स एच कट, यही होगा आई थिंक, आई एक्स पी एक्स एच कट। ये एक्चुअल वैल्यू किसकी आई, साइन एक्स जीरो की, ठीक है, साइन एक्स जीरो की ये हमारे पास वैल्यू आई। अब अगर हम साइन एक्स जीरो की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब अगर हम फिर से साइन एक्स टी यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट कर दें ए टू द पावर सी पी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखें, देखिए इसी इक्वेशन में मैं फिर से रख रहा हूँ इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो साइन एक्स टी की वैल्यू जो आएगी वो होगी साइन एक्स टी, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू ए ई टू द पावर, ये पोर्शन मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, देखिए इसको, ये ए और ये पूरा अगर हम ले लें तो इतनी वैल्यू जो है वो हमारी है साइन एक्स जीरो की, तो लिख देते हैं भाई, उसकी जगह हमारे पास आ गया साइन एक्स जीरो, और जो बची वैल्यू है उसको लिख देते हैं, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस ऑफ आई ई और टी बाय एच कट। सो ये इक्वेशन है श्रोडिंगर का, इक्वेशन का सॉल्यूशन, सॉरी, है ना, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ये है आपका। अब अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो थोड़ा सा पीछे चल के देखें एक बार, इसको मैं इरेज करूं, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब हम किसकी बात करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकती है, श्रोडिंगर इक्वेशन की जो बात है वो क्या हो सकता है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो हमारा जो आपका पहला था डी टू साइन अपॉन क्या था, डी एक्स टू, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो हमने सॉल्यूशन निकाला था पिछला जो निकाला था, 1 अपॉन वी स्क्वायर, और उसके बाद जो है वो आ गया था आपका डी टू साइन बाय डी टी टू, ठीक है सर, सो डी टू साइन बाय डी टी टू, ये वैल्यू आ गई थी इसकी, ना क्लियर हो गया। अब इसको अगर हम 3D में लिखना चाहते हैं, 3 डायमेंशनल में इसको लिखना चाहते हैं, तो 3 डायमेंशनल के लिए जो डेल्टा ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के फॉर्म में, क्योंकि डेल्टा ऑपरेटर की वैल्यू आपको पता है डी टू बाई डी एक्स टू होगा, फिर डी टू बाई डी वाई टू होगा, फिर डी टू बाई डी जेड टू होगा, दैट मीन्स डेल्टा ऑपरेटर स्क्वायर साइन हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर जो हमारे पास वैल्यू है, और ये तो आपका सेम रहेगा क्योंकि नीचे x नहीं है, नीचे t है, तो हमें x भी लेना था, y भी लेना था और z भी लेना था, तो ये हो जाएगा डी टी टू। ये आपका किस में आ गया, 3D में, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास जो साइन एक्स टी हुआ कर अभी था, लास्ट हमने जो फाइंड आउट किया वो क्या था, साइन एक्स टी था, इक्वल टू था साइन एक्स जीरो के फॉर्म में, साइन एक्स जीरो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो थी आई थिंक ई टू द पावर माइनस ऑफ व्हाट, ई टी अपॉन एच कट, ये जो वैल्यू आई टी अपॉन एच कट, ये वैल्यू थी हमारे पास, तो ये पूरी वैल्यू। अब इसको अगर हम 3D में, इसका भी सॉल्यूशन भी 3D में शो करना चाहते हैं, तो x के प्लेस पे हमको लिखना पड़ेगा r, एक्स आई प्लस वाई जे वाला जो फॉर्मूला होता है, t तो अपना एज इट इज रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, r, और ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स जीरो है, एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स जीरो है, दैट मीन्स साइन एक्स जीरो के प्लेस पे हम साइन जीरो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं r, कि साइन जीरो है लेकिन किसके लिए है, r के लिए, r मीन्स एक्स वाई और z3d की बात हम कर रहे हैं, e टू द पावर जो होगा वो होगा माइनस ऑफ i कैपिटल E t बाय एच कट, ये वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअल में सॉल्यूशन होगा 3D में श्रोडिंगर इक्वेशन का, और ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हमसे पूछा जाता है कि 3D में, तो ये 3D में हमको बनाना ही है, पूछा क्या जाए, तो श्रोडिंगर समीकरण जो है वो ये होगा। तो आई थिंक श्रोडिंगर समीकरण जो क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, डेरिवेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है,
अब हमको द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन देखना होगा कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए हम सीधा जो उसका सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन हमारा है श्रोडिंगर का तो मिल गया, तो जो उसका जो सॉल्यूशन है हम उसकी बात करेंगे कि उसका सॉल्यूशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी, करेक्ट। और जब हम टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। चलिए हम पहले पढ़ते हैं टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए देखिए वही पार्टिकल हमने जैसा पिछली बार बात की थी, वही पार्टिकल एम मास का है जो कि मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन द पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो हमने शो किया है, द पोटेंशियल एनर्जी इज वी एक्स एंड द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज पी एक्स, ठीक है, एंड द टोटल एनर्जी इज ई। ये चीजें हमने एज्यूम की है। तो फिर हम वेव रिलेटेड टू द पार्टिकल जो होती है, यानी कि पार्टिकल यानी कि कण से संबद्ध जो तरंग होती है, उस तरंग का यदि हम फलन जो है उस फलन को लिखना चाहें, क्योंकि हमारा टारगेट तो फलन को एक्सप्लेन करना था, और वो फलन हमको कहाँ से मिला, श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो उसका सॉल्यूशन जो था वही हमारा एक्चुअल में फंक्शन मिला। तो वो फंक्शन जो हमें मिला है ना, वो फंक्शन जो मिला था एक्स टी के फॉर्म में, जो कि मिला था ए, क्या मिला था, ए ई टू द पावर आई, कैसा आई था, माइनस ऑफ आई ई टी, यही हमने पढ़ा था जो लास्ट, ई टी माइनस एक्स पी एक्स अपॉन एच कट। ये एक्स पी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एच कट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये इक्वेशन था हमारा, फंक्शन का जो सॉल्यूशन आया था इक्वेशन का, वो फंक्शन जो आया था वो ये। इसे पॉजिटिव वे में अगर आप लेना चाहें, पॉजिटिव में लेना चाहें तो ई टू द पावर आई, ओके, एक्स पी एक्स हम पहले ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ ई टी, ठीक है, अपॉन एच कट, ये ले सकते हैं हम। ये वैल्यू आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म में हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, टाइम डिपेंडेंट है तो टी के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोई इक्वेशन हमें मिलेगा। तो चलिए इसे टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डी साई बाय डी टी, ये डी साई बाय क्या हो गया, डी टी हुआ इक्वल टू क्या आएगा, टी वाला पोर्शन जो है वो ये है, दैट मीन्स हमारे पास आएगा माइनस, आई थिंक करेक्ट है, माइनस क्या आएगा, आई ई, माइनस आई आएगा, फिर आएगा ई आएगा, फिर आएगा अपॉन में एच कट, ये वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, करेक्ट। और ए तो आपका रहेगा ही, और ई टू द पावर एज यूजुअल सेम रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि आयोटा में प्लस है, तो सेम पूरी वैल्यू एक्स पी एक्स, करेक्ट, माइनस ई टी, माइनस ई टी अपॉन क्या होगा, एच कट, अपॉन एच कट। देखिए ये पूरी वैल्यू आई, क्लियर है ये। तो टी के रिस्पेक्ट में साइन फंक्शन जो था उसको हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया। तो ये जो वैल्यू है एक्स्ट्रा हमारी वैल्यू आई माइनस आयोटा ई बाय एच कट, ये वैल्यू रहेगी। इस वैल्यू को देखिए, पूरी जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 को शो कर रही है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 दैट मीन्स क्या है, साइन है, तो आई ई बाय क्या होगा, एच कट, ये एच कट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, साइन आ जाएगी, और ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, डी साइन बाय डी टी, ये हो गया डी साइन बाय डी टी, ये डी साइन बाय कितनी हो गई वैल्यू, डी टी। ये जो इक्वेशन बना है इस इक्वेशन को देख लीजिए, तो ई के टर्म्स में, या हम साइन ई की वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और साइन साइन ई की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम ट्रांसफर कर दें, तो हमें साइन ई की वैल्यू या ई साइन की वैल्यू क्या मिलेगी ये देखते हैं। तो यहीं से अगर हम ई साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ई साइन की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी एच कट, ठीक है, डी साइन बाय डी टी, डी साइन बाय डी टी, करेक्ट है। ट्रांसफर हमने किया, वहां से ये हमें वैल्यू मिली, सो एच कट ये ट्रांसफर हो गया, डी साइन बाय डी टी भी ठीक है,
ये जो माइनस सिंबल है मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ, ये भी समझ में आया। अब ये जो आई है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1/i एंड 1/i दैट मीन्स माइनस ऑफ आई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई एच कट डी साई बाई डी टी। ये पोर्शन क्लियर हुआ। तो ये ई साई की वैल्यू जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। करेक्ट है। अब हम फिर चलते हैं किसके पास, इसी इक्वेशन नंबर 1 को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टी है ना। तो चलिए हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा हटा दें, ज़्यादा जगह चाहिए मुझे, तो हटा दिया हमने। फिर से एक ले लेते हैं दूसरा टैब और हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू थी उसका फिर से हमें करना है डी बाय डी टी न करके इस बार डी बाय डी एक्स। किसका, फंक्शन का। कौन से फंक्शन का, साइन फंक्शन का। तो साइन फंक्शन का जब डी बाई डी एक्स आप करोगे, इस बार एक्स वाला टर्म्स आप लोगे, तो एक्स वाले में हमारे पास क्या था, पी एक्स था, पी एक्स डॉट एक्स था। तो पी एक्स अपॉन एच कट तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। पी एक्स अपॉन क्या आएगा, एच कट आएगा, है ना। और क्या आएगा, आयोटा भी उसके साथ अंदर जाता है, आयोटा भी रहेगा उसके साथ। उसके बाद बचा कुचा जो हमारा है वो ये आएगा, ए ई टू द पावर आई जो है वो होगा, और क्या होगा, पी एक्स एक्स माइनस ई टी, उल्टा किया है हमने, इसलिए तो पॉजिटिव लिया है ना। अपॉन क्या होगा आपका, एच कट, ये वैल्यू आएगी। तो फिर से देखिए, ए ई टू द पावर पी एक्स एक्स माइनस ई टी बाई एच कट जो है, ये पूरी वैल्यू जो है वो किसको शो करती है आपकी, ये पूरी जो वैल्यू है वो साई को शो करती है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो आई, इक्वेशन नंबर 1 वाला ही वैल्यू है ये, है ना। आई पी एक्स बाय कितना होगा, एच कट होगा, इनटू कितना हो जाएगा, साई हो जाएगा ये। और आपके यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज जो रहेगा वो होगा डी साई बाय डी एक्स, ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब फिर से ट्रांसफर करके हम यहाँ से वैल्यू पी एक्स साई जो है उसको निकालना चाहते हैं। पिछली बार हमने ई साई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इस बार यहाँ से हम पी एक्स साई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो पी एक्स साई की वैल्यू क्या होगी, तो पी एक्स इंटू साई इज इक्वल टू व्हाट, एच कट फिर से ऊपर चले जाएगा, आई नीचे जाके फिर ऊपर, दैट मीन्स माइनस ऑफ आई, 1 अपॉन आई इक्वल टू माइनस ऑफ आई, और आ जाएगा एच कट, और क्या आ जाएगा, डी साई बाय डी एक्स, डी साई बाय डी एक्स। ये आपकी वैल्यू आई एक्चुअल में, क्वेश्चन नंबर 3 हम बोल सकते हैं, पी एक्स साई की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम जो मेन पढ़ते हैं टोटल एनर्जी, हमने टोटल एनर्जी जो एज्यूम की है डियर स्टूडेंट्स वो है ई। तो जनरली हम जो टोटल एनर्जी पढ़ते हैं वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिखूं तो पी स्क्वायर बाय 2m होता है। तो यहाँ पर वो हो जाएगी पी एक्स स्क्वायर, में इसे सॉल्व आप करना जानते हैं, 11th में भी आपने पढ़ा है, पी एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 2m, प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमने शुरू से एज्यूम किया है, ये देखिए v या vx के फॉर्म में, जैसे vx आप लिख सकते हैं या v हमने यहाँ पर ले लिया। तो अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में दोनों साइड यदि हम साइन ले लें तो साइन के साथ हमारा आ जाएगा e, ठीक है, साइन e इक्वल टू, अब यहाँ भी हमको लेना पड़ेगा भाई, पी एक्स स्क्वायर बाय 2m प्लस वी के साथ भी साइन लेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ले लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं अभी, पी एक्स स्क्वायर बाय 2m, सेपरेट बाद में करते हैं, ठीक है, प्लस v इंटू क्या हो जाएगा, साइन, ये ब्रैकेट बना। अब साइन की वैल्यू आपके पास है, और पी एक्स जो होगा, पी स्क्वायर साइन की भी वैल्यू हमारे पास है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कहाँ थी, पिछली बार जो हमने ली थी। ये दोनों वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो साइन ई की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो थी आई एच कट डी साइन बाई डी टी के फॉर्म में था, याद कीजिए, प्लस में था आई एच कट क्या था, डी साइन बाय डी टी, ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर 1/2m तो कांस्टेंट होगा, हमें पी एक्स की वैल्यू रखनी है, पी एक्स साइन की वैल्यू जो कि आपको इक्वेशन नंबर 3 में दिखनी है, ये वैल्यू, मतलब हमें करना होगा माइनस ऑफ आई, ठीक है, एच कट जो है उसका स्क्वायर करना होगा,
और एक फंक्शन जो है वो पूरा स्क्वायर में आएगा, और वो फंक्शन हमारे पास है d2 साइन, करेक्ट है, अपॉन dx2, ये फंक्शन स्क्वायर में आ गया। प्लस v है तो भाई ठीक है, v के साथ भी क्या लेना पड़ेगा, हमें साइन लेना पड़ेगा, तो ये v के साथ भी क्या हो गया, साइन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई एच कट, आई का स्क्वायर क्या होगा एक्चुअल में, माइनस में आएगा। आई स्क्वायर जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आई का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो ऑलरेडी -1 हमें देगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका एच कट स्क्वायर बाय 2m। ओके, आपका आई जो है वो क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया, हट गया वहां से। और d2 साइन थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, आँख की रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, dx स्क्वायर प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इनटू द फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इक्वल टू, ठीक है ये माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा पता है आपको, और आई एच कट डी साइन बाय डी टी, लगभग हमारा इक्वेशन तैयार, डी साइन बाय डी टी। तो आई एच कट डी साइन बाय डी टी, ये जो इक्वेशन हमारा बना वो कंप्लीट आपका श्रोडिंगर इक्वेशन इन टाइम डिपेंडेंट की हमने बात की थी, वो हो गया। अगर हम मुक्त कण के लिए लेते हैं तो v की वैल्यू 0 कर सकते हैं यहाँ से, फॉर फ्री पार्टिकल अगर हम लेते हैं तो यहाँ से चेंज करें इसको हम, और एक और ले लेते हैं फॉर फ्री पार्टिकल v इक्वल टू, अगर आप 0 करोगे तो उस कंडीशन के लिए ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वो आपका एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है ना, माइनस में इधर d2 साइन बाई dx2 और लेफ्ट साइड में आई एच का d साइन बाई dt जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम 3D में लेंगे तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ एच कट के पहले माइनस क्यों? हाँ माइनस इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस हो गया, ठीक है। अब जो आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो वो -1 जो है वो यहाँ पर माइनस ले आया है, करेक्ट है, हाँ। वो माइनस हुआ। अगर हम फ्री पार्टिकल के लिए लेंगे तो v इक्वल टू 0 होगा, v इक्वल टू 0 होगा तो ये पोर्शन क्या होगा, कंप्लीट रिमूव हो जाएगा, जिससे ये जो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है वो आपका जो है बनेगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। अब ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को आप 3D में चाहें तो 3D में देखिए आपको याद होगा x वाला जो टर्म्स होगा, ये है x वाला टर्म्स है ना, उसको आप डेल्टा ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स d2 बाय dx2 ऑपरेटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं अगर इसे 3D के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा माइनस, करेक्ट है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख रहा हूँ, अपॉन 2m, और यहाँ पर 3D का अगर मुझे सिंबल लेना है तो मैं ले लूंगा डेल्टा ऑपरेटर स्क्वायर साइन, ठीक है, इक्वल टू आई एच कट, करेक्ट, डी साइन बाय डी टी, डी साइन बाय डी टी। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल में। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन 3 डायमेंशनल में आई थिंक क्लियर है, और 33 मिनट ज़्यादा ही हो जाएगा टाइम अब, है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, मेरे को सिंबल आ गया है। और इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही देखते हैं। और हाँ रही बात आपकी टेस्ट की, टेस्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। टेस्ट में ये है, टेस्ट अपना माइक बंद करवाइएगा जिनका भी चालू है ना। टेस्ट में ये स्थिति है कि आप लोगों को गूगल फॉर्म एक मिलेगा, लिंक मिलेगी, और आप लोग जैसे ही उसको ओपन करेंगे आपको अपना नाम नोट लिखना है, क्लास लिखनी है, CS है कि मैथ्स है। उसके बाद जो आंसर्स लिखने हैं वो यस नो वाले नहीं है, इसमें टिक वाले नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो यस नो वाले हैं उसको तो आप हिंदी इंग्लिश में यस नो कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी को आप क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन होगा उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसका आंसर देखने के बाद 1 घंटे के लिए ओपन होगा लिंक, उसको लिखने के बाद देखेंगे कितने घंटे के लिए होगा,
लिखने के बाद आप उसको फोटो खींचना है, सिंपल फोटो खींचना है ना, सिंपल फोटो, नॉट पीडीएफ, नॉट कुछ, जो कैमरे से आप फोटो खींचते हैं वो खींचना है। और उसमें मैंने एक आपको मोबाइल पे वो भेजा था उसका सिंबल, उसमें इमेज का एक सिंबल है, उस क्वेश्चन पर्टिकुलर के पास जाके उस इमेज पे क्लिक करेंगे, वो आपने जहां पर भी फोल्डर में रखा है वो फोटो कैमरे में, वो आप वहां से सेलेक्ट करेंगे, जिससे वो आ जाएगा आपके कैमरे पर, ठीक है, वहां आ जाएगा आंसर पे। ठीक वैसे ही हर एक प्रश्न के लिए आपको क्या करना है, तो पहले आप प्रश्नों को देखकर उत्तर एक कॉपी में बना लेंगे और उसके बाद फोटो खींच के उसका भेजेंगे। लिखा हुआ ही होना चाहिए ना, और खुद का लिखा हुआ, बुक का कोई लिखेगा तो उसका 0 होगा नंबर, ठीक है। तो बुक का मतलब प्रिंटेड वाला नहीं लिखना है ना। यस सर। समझ में आ गया। हर एक प्रश्न के पास इमेज का है सिंबल, वहां पर आप उसमें जिसमें आपको लिखते बने एक लाइन का जो आंसर होगा उसको लिख लेंगे, और जिसमें आपको लगे कि नहीं कॉपी में लिख के आपको फोटो खींचना होगा तो आप वैसा करें उसके लिए। ओके, तो 21 तारीख को आपका लिंक मैं भेजूंगा और टाइम भी भेजूंगा, और कब होगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। वैसे तो 21 तारीख को होना ये पता चल गया है, लेकिन कितने बजे होगा ये भी आपको पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा, ठीक है। 20 को कल मैं लिंक भेज दूंगा, कितने बजे वो लिंक ओपन होगी ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर यस। ओके, चलिए आज के लिए मीटिंग यहीं पर क्लोज करते हैं। अगली क्लास में हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।